हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं डेली आपको लेके आ रहा हूँ कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपको ज़्यादातर हर किसी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है ये, ठीक है? तो आज मैं फिर उसी सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, ईसवी सन के पूर्वी हिस्ट्री है ये दोस्त, क्या है हिस्ट्री? ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, सिकंदर का जो सेनापति था, एक तरह का ये कह सकते हैं। तो सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने चला चालू किया था दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम भारत में जो सोने के सिक्कों का प्रचलन चालू किया था, हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया था दोस्तों स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। मतलब नियम के अनुसार रेगुलर जो चालू किए थे कुषाणों ने चालू किए थे। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों का वह कौन सा शासक था जिसने दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम? तो वो था विम कडफिसेस। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए गिरगेनियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। तो अब जो हम यूज करते हैं दोस्तों डेट वगैरह देखने के लिए जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम माह चैत्र चैत्र से शुरू होता है। चैत कहते हैं गांव वगैरह में, देसी भाषा में चैत बोल देते हैं, लेकिन इसको कहते हैं चैत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? चैत्र कहते हैं, ठीक है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आप लोगों को याद होगा। पहला ध्यान रखेंगे, सिर्फ यही काफी है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को कब अपनाया गया था? अगर मैं शक संवत की बात करता हूं दोस्तों तो 78 ईस्वी में शक संवत को, 78 ईस्वी में शक संवत को अपनाया गया था। अशुभ घोष की प्रमुख रचनाएं, जो अशुभ घोष हैं उनकी प्रमुख रचनाएं से क्वेश्चन कितनी बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो अशुभ घोष की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? शोधरानंद, बुद्ध चरितम, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं? अशुभ घोष की। शोधरानंद, बुद्ध चरित्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। अगर दोस्त आगे बात करते हैं, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। तो पतंजलि ने किसकी रचना पर? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क, एक सेकंड रुकेंगे, शायद ये तो क्या है दोस्तों, ये कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकास हुआ। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, है नी। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अपने अमात्य वासुदेव, अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया। अमात्य किसे कहते हैं? एक तरह का जो राजनीतिक सलाहकार होता है नी। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अमात्य थे कौन थे? चाणक्य, है नी। ऐसे ही बिंदुसार के भी चाणक्य थे। एक भल्लाल कट्टी भी थे। और अशोक के भी जो अमात्य कुछ टाइम तक रहे थे वो कौन थे? चाणक्य ही थे। तो अमात्य कौन? सलाहकार होता है, ठीक है, एक तरह का प्रधानमंत्री मान लीजिए। तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने कणवायन, वासुदेव ने कणवायन नाम के राजवंश की नींव रखी। तो वासुदेव ने कौन से वंश की नींव रखी? कणवायन।
नींव रखी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कणव शासक सुशर्मा। तो अगर वायु पुराण के अनुसार हम देखें तो अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मारा डाला गया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। डायरेक्ट पूछ लेता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहनों का था। मौर्यों के बाद अगर प्रभावशाली शासक छोड़ा दक्षिण भारत में, किसने छोड़ा भैया? सातवाहनों ने। वास्तविक राजधानी को क्या थी सातवाहनों की? प्रतिष्ठान या पैठन कहते हैं। प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। सातवाहन वंश का प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम भी बोल देते हैं, नहीं? तो सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी भी कहते हैं। वो अपनी माता का नाम पहले लगाते हैं, इनकी माता थी गौतमी, है नहीं? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कलिंग का चेंदी वंशीय, कलिंग का जो चेंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। तो कौन था? खारवेल। कलिंग का चेंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीनतम भारतीय इतिहासों के महानतम सम्राटों में से एक था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी कहाँ मिलती है? एकमात्र स्रोत है दोस्त हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। शक संवत कब प्रारंभ की गई थी? अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था। 78 ईस्वी में शक संवत शुरू करी गई थी। और विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दोस्तों विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। वर्तमान कैलेंडर में अगर 57 जोड़ दिया जाए तो विक्रम संवत मिलती है। तो अगर हम अब देखेंगे कि आज विक्रम संवत कितनी चल रही है, 25 में 57 जोड़ देंगे तो 2082 विक्रम संवत चल रही है। अगर हमें क्या निकालना है? शक संवत प्राप्त करनी है तो 2025 में 78 घटा दीजिए, 1947 चल रही है दोस्तों विक्रम संवत। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 82 और 47 दोनों का अंतर 135 आएगा, कभी भी देख लेना। ठीक है। किसी वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? किस वंश की थी जो सीमाएं बाहर तक फैली थी भाई? एक तो मौर्य थे, अरे कौन थे दोस्त? कुषाण। तो मौर्य और कुषाणों की सीमाएं बाहर तक फैली थी। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। संस्थापक कौन था? सीमू, कभी ऊपर पढ़ के आए हैं। और जो समय और जो क्या है, समय लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। समय क्या है? लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। किसके लिए हुआ है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त शब्द हुआ है। माता गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है दोस्तों। माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलती है, ध्यान रखेंगे, है नहीं? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में है? तो कौन सा नगर है जो कनिष्क का है, रबतक अभिलेख में है? तो साकेत का हुआ है, कौशाम्बी का हुआ है, पाटलिपुत्र का हुआ है और श्री चंपा का भी हुआ है। तो ये ऐसे नगर हैं जिनका उल्लेख किसमें हुआ है? रबतक अभिलेख में। ठीक है दोस्तों। आगे अगर दोस्तों बात करता हूं मैं, ये कुछ शासक हैं और कुछ वंश हैं। तो अगर शासकों की मैं बात करूंगा तो डिमेट्रियस शासक जो था हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। गोंडोफर्नीज पहला शासक था। और विम, जिसको विम कड़फिसिस भी कहते हैं, कुषाण शासक था। अभिलेख देख लीजिए शासक, जैसे नासिक का अभिलेख गौतमी पुत्र का था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। हाथी गुफा लेख अभी पढ़ के आए हैं, खारवेल। ठीक है। भीतरी स्कंदगुप्त का। ऐहोल अभिलेख
पुलकेशिन द्वितीय का है, गिरनार रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना लगभग कब की गई थी? तो ये गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त। तो सबसे पहले तो ये गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? महाराज श्री गुप्त ने करी थी। कब करी थी? 275 ईसा पूर्व। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। पूछ लेता है कि जो गुप्त वंश का प्रथम जो शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया? विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है किसको? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं किसका अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसका अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में करता है कि भैया समुद्रगुप्त ने 335 से 375 तक शासन किया? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। कहां का? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। ये पहले यह कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थापित किया। तो अशोक का स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसने स्थापित किया था दोस्त? अकबर ने। कहां से लाया था? कौशाम्बी से लाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो किस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है? तो इलाहाबाद के अशोक का स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम है तो देवगुप्त। तो देवगुप्त मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। तो देवगुप्त नाम है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण के शासनकाल में हुआ। तो हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण कब हुआ था? के हाथों बुरी तरह परास्त हुआ? तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त। किसके हाथों? तो हुणों का पहला भारतीय आक्रमण के शासनकाल में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और किसके हाथ से? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह से परास्त हुए थे हुण। धन्वंतरी किसके नवरत्नों में से एक थे? ये मैंने पहले बताया आप लोगों को। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य तो गुप्तों के नवरत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। तो भास्कराचार्य कौन थे भाई? प्रख्यात खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने कौन सी रचना करी है? इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ और लीलावती ग्रंथ। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं भास्कराचार्य ने, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ और लीलावती ग्रंथ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन से थे? देख लीजिए। महाकवि कालिदास, जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में रहते थे, वारामिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में रहते थे। ये तीनों तो जरूर याद कर लेना दोस्त, किसी को याद करो या ना करो, तीनों में से कोई ना कोई सब पूछ लेता है। बाकी अमर सिंह भी थे, शंकु थे, छपणक था, वररुचि, ये भी इंपोर्टेंट है। तो वररुचि किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बेताल भट्ट एवं घटकर पर। ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा, सोने की जो मुद्राएं होती थी उन्हें कहते थे दिनार। क्या कहते थे? दिनार। किस यात्री के अनुसार लोग दैनिक क्रिया विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे? मतलब किसने बताया कि दैनिक जो डेली रोज की मर्रा जिंदगी होती है हमारी, तो उसमें जो कौड़ियों का यूज करते थे कौन थे? तो चीनी यात्री फाहियान ने बताया भाई कि लोग वह कौड़ी का भी प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है कि सती प्रथा होती थी, तो कौन सा है वो? प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। इसमें गोपराज नामक सेनापति, एक सेनापति था गोपराज नामक, उसकी स्त्री के सती होने के उल्लेख मिलते हैं दोस्तों।
गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रवर्तक, जो गुप्त संवत चालू की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू की थी। गुप्त काल में काल एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीनतम भारत का स्वर्ण युग कहा है। तो गुप्त काल को क्या कहा? भारत का स्वर्ण युग। ठीक है, क्यों? क्योंकि कला एवं साहित्य के प्रति। विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस, तो विशाखा दत्त ने एक नाटक लिखा है, उनकी किताब है मुद्रा राक्षस, से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मुगल कालीन शासक व्यवस्था एवं नगरीय जीवन के बारे में जानकारी मिलती है शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त कालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के बारे में किस जानकारी मिलती है? शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में किसने की थी? जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी, दंती दुर्ग ने करी थी। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ठीक है, राजधानी किसको बनाया था? मान्यखेत। हर्ष के समय की विस्तृत जानकारी इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कीर्ति हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। तो हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। ठीक है, और किसके दरबारी थे ये? हर्ष के समय की विस्तृत जानकारी इसके दरबारी, तो हर्ष के दरबारी थे। कुछ सूचनाएं कलहण कृत राज तरंगणी से भी मिलती है। कलहण ने कौन सी लिखी है? राज तरंगणी। ये पुस्तकों के नाम भी याद रखेंगे। कहाँ के स्रोत से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे? तो कहां से? चीनी स्रोतों से प्राप्त पड़ता है। ठीक है, चीनी स्रोतों से पता चलता है दोस्तों कि दोनों बहन भाई, ये बहन भाई थे, है नहीं, हर्षवर्धन और राजश्री एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जगह पूछा गया दोस्तों कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर पराजित किया था भैया? तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। प्राचीन कालीन चीनी लेखक ने, एक सेकंड, प्राचीन कालीन चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया है। तो प्राचीन काल में चीनी लेखक ने भारत को क्या नाम से किया? यिनतू या थियानतू नाम से किया है। विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। तो अगर दोस्तों पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। ठीक है, 1770 से 1810 ईसा पूर्व द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, वाकटक। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञों का साधन किया था, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। संतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो संतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। ये वाकटक वंश के संस्थापक थे। तो आपसे पूछा जाए कि वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे भैया? प्रवरसेन द्वितीय। 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां थी दोस्त। 8वीं सदी की बात है ये। 3 बड़ी शक्तियां थी, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। त्रिसंघर्ष इनके बीच में होता है, तीनों का युद्ध होता है, के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। तो त्रिसंघर्ष में कौन जीते? गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली, गुर्जर प्रतिहार जीते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका मिलता है? जहांगीर का। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, शक विजेता, सकारी कहते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने पश्चिम भारत के अंतिम शासक शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया। इसी कारण इसकी उपाधि करी थी सकारी। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो रजत सिक्के जारी किए थे किसने किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो रूपक कहते थे इसको, क्या कहते थे? रूपक या रुपयक कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार, ये तो पहले ही पढ़ के आए हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति
किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट की। किसकी करता है दोस्तों? कुमारगुप्त फर्स्ट की। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध किसके लिए था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। योग के आविष्कार थे पतंजलि। योग के जो आविष्कारक बाबा रामदेव नहीं है तो कौन है? पतंजलि। और उन्होंने पतंजलि को बेचारे को ब्रांड बना दिया। यानी मीमांसा के प्रेरणता थे। तो मीमांसा के प्रेरणता कौन थे? भाई जैमिनी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहां-कहां का? सम्राट हर्षवर्धन ने जो 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे, कन्नौज तथा प्रयाग में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? तो भीतरी स्तंभ लेख। किससे दोस्त? भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख। अब देखो, एक तरफ राजवंश दे रखे हैं, एक तरफ सिक्के दे रखे हैं, सिक्के की धातुएं। तो इनको देख लेते हैं। जैसे कुषाणों ने क्या चलाए थे दोस्त? कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के की धातुएं सिक्के चलाए थे। यानी कुषाणों ने क्या चलाए थे? स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के। सातवाहनों ने चलाए थे दोस्त चांदी, तांबा, सीसा और पोटिन। कलचुरी ने चलाए थे स्वर्ण, रजत और ताम्र। ठीक है, तो कलचुरियों ने कौन से चलाए थे? स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के इन्होंने चलाए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हिस्ट्री में। और मैं देख लेता हूं अगर कुछ आगे हुआ तो इसमें, वैसे बचा हुआ होगा नहीं। ठीक है, आ जा भाई। हाँ, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।